आप सुनने जा रहे हैं अल्फांसो डोडेट की लिखी कहानी द लास्ट लेसन। सबसे पहले हम इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानेंगे, जिससे कि हमें ये कहानी बड़े आसानी से समझ में आ जाए। यह कहानी फ्रांस और पर्शिया की वॉर पर आधारित है, जिसे 1870 और 1871 के बीच लड़ा गया था। इस वॉर में फ्रांस की हार हुई थी और पर्शिया की जीत हुई थी, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहे थे। इस कहानी में हमें फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेक और लॉरेन की कहानी पढ़ने के लिए मिलती है, जो कि वॉर के समय पर्शिया के हाथ में चले गए थे। अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। उस सुबह मैं स्कूल के लिए देर से निकला और डांट का बहुत डर था, खासकर क्योंकि एम हेमिल ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न पूछेंगे और मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊं और दिन भर बाहर बिताऊं। मौसम बहुत गर्म और चमकीला था। पक्षी जंगल के किनारे चहचहा रहे थे और आरा मिल के पीछे जो मैदान था, उसमें पर्शियाई सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल्स के नियम की तुलना में अधिक आकर्षक लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया और जल्दी से स्कूल की ओर बढ़ गया। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहां बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 सालों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आती थी। हारी हुई लड़ाइयाँ, भर्ती का आदेश और कमांडिंग अफसर के आदेश। मैंने बिना रुके ये सोचा, अब क्या हुआ होगा। फिर जैसे ही मैं तेजी से भागता हुआ आगे बढ़ा, लोहा बनाने वाले वॉस्टर ने, जो कि अपने सहायक के साथ बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था, उसने मुझे आवाज लगाई, इतनी जल्दी मत कर बच्चे, तुम्हें स्कूल समय पर ही पहुंचना है। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मैं हाफता हुआ एम हमील के छोटे बगीचे तक जा पहुंचा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो अंदर से बहुत ही हलचल सुनाई देती है। डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाजें, पाठ जोर से एक साथ दोहराने की गूंज और बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर बोलना। साथ ही मास्टर की बड़ी और सख्त छड़ी मेज पर ठक ठक करती। लेकिन आज सब कुछ शांत था। मैंने सोचा था कि शोर शराबे का फायदा उठाकर अपनी जगह पर चुपचाप पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह जितना शांत था। खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, जो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे, और एम हेमिल को देखा, जो अपनी भयानक लोहे की छड़ी हाथ में दबाए इधर उधर टहल रहे थे। मुझे दरवाजा खोलकर सबके सामने जाना पड़ा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हमील ने मुझे देखा और बहुत प्यार से कहा, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। मैं बेंच के ऊपर से कूदकर अपनी डेस्क पर जा बैठा। तभी जब मेरा डर थोड़ा कम हुआ, मैंने देखा कि हमारे शिक्षक ने अपना सुंदर हरा कोट, झालदार शर्ट और काले रेशमी टोपी पहने हुए हैं, जो वह केवल निरीक्षण वाले दिन या फिर उस दिन पहनते थे जिस दिन पुरस्कार बांटे जाते थे। इसके अलावा पूरे स्कूल में एक अजीब सा गंभीर माहौल था। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मैंने देखा कि खाली बेंचों पर गांव के लोग बैठे हुए थे। पुराने हौजर, जो अपनी 3 कोने वाली टोपी के साथ बैठे हुए थे, पूर्व मेयर और पूर्व पोस्ट मास्टर, इसी के साथ और कई अन्य लोग भी बैठे हुए थे। हर कोई दुखी लग रहा था और हॉजर ने एक पुरानी किताब, प्राइमर, लाई हुई थी, जिसके किनारे घिसे हुए थे, और वह इसे अपने घुटनों पर खोलकर बैठे हुए थे। उनकी मोटी ऐनक किताब के पन्नों पर रखी हुई थी। जब मैं इन चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि एम हमिल अपनी कुर्सी पर चढ़े और उसी गंभीर और कोमल स्वर में, जो उन्होंने मुझसे पहले इस्तेमाल किए थे,
उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है, आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। बर्लिन से यह आदेश आया है कि अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नया मास्टर कल से स्कूल में आ जाएगा। यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का लेसन है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो। यह शब्द मेरे लिए बिजली के झटके की तरह लगे। ओह, वो बदमाश! यही तो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया था, मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन। मैंने तो लिखना भी ठीक से नहीं सीखा था और मैं कुछ नहीं सीख पाया था। मुझे यहीं रुक जाना होगा। ओह, कितना पछतावा हो रहा था कि मैंने अपने लेसन्स को ठीक से नहीं सीखा। पक्षियों के अंडे ढूंढने चला गया और सारा दिन नदी में फिसलने चला गया। मेरी किताबें, जो कुछ समय पहले मुझे बोझ लगती थी, इतनी भारी लगती थी। मेरी ग्रामर की किताबें और हिस्ट्री की किताबें अब पुराने दोस्त की तरह लग रही थी, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। और एम हमिल भी, यह सोचकर कि वह जा रहे हैं और मैं उन्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा। मैं उनकी छड़ी और उनके गुस्से को भूल गया। बेचारे मास्टर। इस लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने अपने सुंदर रविवार के कपड़े पहने हुए थे और अब मुझे यह सब समझ में आ गया। गांव के बुजुर्ग पीछे बैठे हुए थे। इसका कारण यह था कि उन्हें भी इस बात का अफसोस था कि उन्होंने स्कूल में ज़्यादा समय नहीं बिताया। यह उनके शिक्षक को 40 साल की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका था, साथ ही उस देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने का जो कि अब उनका नहीं रहा। जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था तो मैंने अपना नाम सुना। अब मेरी बारी थी लेसन सुनाने की। मैं क्या क्या नहीं देता अगर मैं उस पार्टिसिपल्स के नियम को स्पष्ट, जोर से और बिना गलती के सुना पाता। लेकिन पहले ही शब्द में मैं उलझ गया और वहीं खड़ा रह गया। डेस्क को पकड़े हुए दिल धड़क रहा था और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तब मैंने एम हमिल को यह कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रांस। तुम्हें पहले से ही बुरा लग रहा होगा। देखो यह सब कैसे हुआ। हर दिन हम खुद से कहते थे, अरे मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीख लूंगा। और देखो अब हम कहाँ पहुँच गए हैं। यह एल्सेस की सबसे बड़ी समस्या है। वह सीखने का काम कल पर टाल देते हैं। अब उन लोगों को बाहर ये कहने का अधिकार कैसे होगा। तुम कहते हो कि तुम फ्रांसीसी हो, पर तुम अपनी भाषा को न बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो। लेकिन तुम बुरे नहीं हो छोटे फ्रांस। हम सभी को खुद पर बहुत सी बातें दोष के रूप में लगानी चाहिए। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित नहीं किया। उन्होंने तुम्हें खेतों या फिर मिलों में काम करने के लिए भेज दिया ताकि थोड़े अधिक पैसे और मिल सके। और मैं भी दोषी रहा हूँ। क्या मैंने कई बार तुम्हें पढ़ाई करने के बजाय मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मुझे मछली पकड़ने का मन हुआ था, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी? फिर एक बात से दूसरी बात पर एम हमिल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करने लगे। उन्होंने कहा, यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक। हमें इसे अपने बीच संरक्षित रखना चाहिए और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब कोई जनता गुलाम होती है, जब तक वे अपनी भाषा को थामे रखते हैं, ये ठीक वैसा ही है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। दोस्तों, मैं आपको इस कहानी में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस कहानी का यह सबसे सुंदर पार्ट है। जब कोई देश हम पर हमला करता है और हमें गुलाम बना लेता है,
तब हमारे सभी आधार टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी भाषा को सहेज कर रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं, तो ये ठीक वैसा ही है कि जैसे आप किसी जेल में बंद हो, लेकिन उस जेल की चाबी खुद आपके पास हो और आप जब चाहें उस जेल को खोलकर बाहर आ सकते हैं। अगर आप अपनी भाषा को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और बोलते हैं, तो आपको कोई भी देश कभी भी गुलाम बनाकर नहीं रख सकता है। अब हम कहानी पर फिर से लौटेंगे। फिर उन्होंने एक व्याकरण की किताब खोली और हमें पाठ पढ़ाना शुरू किया। मैं ये देखकर चकित रह गया कि वह हमें कितनी अच्छी तरीके से समझा पा रहे थे। जो कुछ भी उन्होंने कहा वह इतना आसान, इतना सरल लग रहा था। मुझे लगता था कि मैंने कभी भी उन्हें इतना ध्यानपूर्वक नहीं सुना था और उन्होंने भी कभी इतनी धैर्यता से सब कुछ नहीं समझाया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बेचारे आदमी उनके जाने से पहले वह जो कुछ भी जानते थे वह सब कुछ हमें दे देना चाहते थे और सब कुछ एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। ग्रामर के बाद हमने लिखावट का पाठ शुरू किया। उस दिन एम हमेल ने हमारे लिए नई प्रतियां तैयार की थी, सुंदर गोल अक्षरों में लिखी हुई, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। वे छोटे झंडों की तरह लग रहे थे जो क्लास में हर जगह तैर रहे थे, हमारी डेस्क के शीर्ष पर स्टिक से लटके हुए। तुम्हें देखना चाहिए था कि हर कोई किस तरीके से काम में जुट गया था और कितना शांत था। सिर्फ कलमों के कागजों पर खुरचने की आवाज सुनाई दे रही थी और एक बार एक बीटल अंदर उड़कर आ गया, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि सबसे छोटे बच्चे ने भी नहीं, जो अपनी मछली के हुक जैसे अक्षरों की ट्रेसिंग करने में लगे हुए थे, जैसे कि वही फ्रेंच हो। छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे और मैंने सोचा, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे? जब भी मैं लिखाई से नजरें उठाता, मैं देखता कि एम हमेल अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए थे और एक बार एक चीज को, फिर दूसरी चीज को देख रहे थे, जैसे बस छोटी सी कक्षा में हर चीज को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लेना चाहते थे। सोचो, 40 साल से वे इसी जगह पर थे। खिड़की के बाहर बगीचे के साथ और सामने वाली कक्षा में सिर्फ मेजों और बेंचों पर घिसाई के निशान थे। बगीचे में अखरोट के पेड़ ऊंचे हो गए थे और हॉप वाइन जो कि उन्होंने खुद लगाया था खिड़कियों से होती हुई छत तक लिपट गई थी। बेचारे आदमी, उन्हें यह सब कुछ छोड़कर जाना होगा। ये उनके लिए कितना दुखद रहा होगा। ऊपर के कमरे में उनकी बहन का सामान पैक करते हुए घूमने की आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन देश छोड़कर जाना था। लेकिन उनके पास साहस था और उन्होंने हर पाठ को आखिरी तक पूरा किया। लिखावट के बाद हमने इतिहास का पाठ पढ़ा और फिर छोटे बच्चों ने अपने बा बे बी बो बू गाना शुरू किया। कक्षा के पीछे बूढ़े हाउजर ने अपने चश्मे लगाए और अपनी प्राइम को दोनों हाथों में पकड़कर उन अक्षरों को साथ में जोड़कर पढ़ा। हम देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे। उनकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी और यह इतना मजेदार लग रहा था कि हम सभी को हंसने और रोने दोनों का मन कर रहा था। आह, वो मुझे लास्ट लेसन कितनी अच्छी तरह याद है। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए। फिर एंजल्स की आवाज, उसी समय पर्शियन सैनिकों की ट्रम्पेट की आवाज जो अभ्यास से लौट रहे थे हमारी खिड़कियों के नीचे गूंजने लगी। एम हमेल अपनी कुर्सी पर
खड़े हो गए, बहुत पीले लेकिन बहुत ही दृढ़। मैंने उन्हें कभी भी इतना ऊंचा नहीं देखा था। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं लेकिन कुछ ने उन्हें रोक दिया और वह आगे नहीं बोल सके। फिर उन्होंने ब्लैकबोर्ड की ओर रुख किया, एक चौक का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से लिखना शुरू किया, वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर वह रुक गए और अपना सिर दीवार से टिका दिया और बिना रुके शब्द बोले और हाथ से इशारा करके हमें संकेत दिया, स्कूल समाप्त हो गया, अब आप जा सकते हैं। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।